साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। आज की कक्षा में हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे कंसर्न विथ चाइल्ड कस्टडी एंड द विजिटेशन राइट्स। साथियों, जब भी डिस्प्यूट होगा माता और एक पिता के बीच में और डिस्प्यूट कोर्ट तक पहुंचेगा, तो जो फादर है उसकी प्रायोरिटी क्या रहेगी कि बच्चा जो है उसके पास में आ जाए, और माँ क्या चाहेगी बच्चा उसके पास में आ जाए। देखो, दोनों ही लड़ रहे हैं अपने ईगो के चक्कर में, बट सबसे ज़्यादा सर्वनाश जो है वो हो रहा है बच्चे का। उसकी तरफ कोई भी ध्यान नहीं दे रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने और हाई कोर्ट ने अपने अनेकों ही जजमेंट में कहा है कि बच्चे का जो वेलफेयर है, जो बच्चे का इंटरेस्ट है, ये इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है टू डिसाइड अ चाइल्ड कस्टडी केस। पर उसको भूल कर वकील साहिबान, पक्षकार सिर्फ एक ही बात को साबित करने में लग जाते हैं कि मेरा पक्षकार ठीक है। साथियों, जो टॉपिक आज मैं डिस्कस करूंगा उसमें 4 क्वेश्चंस जो है इन्वॉल्व हैं। सबसे पहली बात कि अगर डिस्प्यूट है मदर फादर में और बच्ची ये कहती है कि मुझे अपने पिता के पास में रहना है, या बच्चा कहता है कि मुझे अपने पिता के पास में रहना है, तो वहाँ पर चाइल्ड कस्टडी मैटर्स का फेट क्या होगा। नंबर 2, क्लिनिकल साइकोलॉजिकल रिपोर्ट्स या एक्सपर्ट ओपिनियन की इन मैटर्स में क्या अहमियत रहती है। तीसरी इंपॉर्टेंट बात कि अगर डिवोर्स हो गया है म्यूचुअल कंसेंट से पक्षकारों के बीच में, और उसके बाद पिता को ये लगता है कि उसका बच्चा असुरक्षित है, और खासकर फीमेल चाइल्ड, तो वहाँ पर गार्जियनशिप एंड वार्ड एक्ट्स के तहत वो क्या रेमेडी सिक्योर कर सकता है। और नंबर 4, क्या कोई पिता अपने बच्चे को उठा के लेके आ सकता है, क्या उस पर किडनैपिंग का मामला दर्ज होगा, क्या हैबियस कॉर्पस में कस्टडी जो है पिता से पुनः माँ को मिल जाएगी। ये सब आज के डिस्कस के फंडामेंटल क्वेश्चंस हैं जो कि डिटरमिन हो चुके हैं इन अ रिसेंट जजमेंट बाय ऑनरेबल पटना हाई कोर्ट। और ये डिसीजन जो है ये है 3/4/2023 का, जिसका अपील नंबर है 480/22। यहाँ पर देखो टाइटल का डिटेल्स तो दिया हुआ नहीं है, क्योंकि जो मैटर फैमिली कोर्ट से कंसर्न होते हैं वहाँ पर अक्सर ये डायरेक्शन होते हैं कि डिटेल्स जो है पार्टीज़ की गुप्त रखी जाए, जिस कारण ये डिटेल्स यहाँ पर नहीं दी गई है। साथियों, इस मामले की बेसिक फैक्ट्स क्या हैं कि एक मामला जो है पेश हुआ गार्जियनशिप एंड वार्ड्स एक्ट के तहत, और कोर्ट ने कहा कि जो क्लेम है फादर का वो बेस्ड है ऑन वैलिड कॉज ऑफ एक्शन एंड इट वुड बी मोर बेनिफिशियल फॉर द चाइल्ड। यहाँ पर चाइल्ड कौन है? अ गर्ल ऑफ 6 year old टू रिमेन विद द फादर हु इज़ रेस्पॉन्डेंट इन द अपील बाय द मदर। क्योंकि ब्रदर मीन्स उसका एक बच्चा और है जो मेल चाइल्ड है, ये ऑलरेडी जो है वो फादर के पास में है। यहाँ पर मदर को जो है केवल लिमिटेड राइट्स जो है दिए गए रिगार्डिंग द विजिटेशंस। मदर ने ऑर्डर को चैलेंज कर दिया और उसने कुछ फैक्ट्स को, सर्कमस्टेंसेस को और लीगल पोजीशन को रखा। वो क्या क्या थे ये जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो एक कॉपी और एक पेन लेके बैठो, एक एक बात को जो है नोट करते हुए चलो। उनका कहना ये कि हमारी शादी जो है 10/11/2008 को हुई थी। हमारे बीच जो है रिफ्ट रहे, अल्टीमेटली रिलेशनशिप जो है हमारे ख़राब हो गए, बट इन द मीनवेल हमारे 2 बच्चे हुए। ड्यू टू द स्ट्रेन रिलेशनशिप हमने जो है फैसला किया अलग अलग रहने का। अल्टीमेटली मेरे हस्बैंड ने डिवोर्स केस जो है फाइल किया। बाद में हमारे बीच राजीनामा हुआ और म्यूचुअल कंसेंट डिवोर्स पिटिशन जो है दाखिल की गई, और एक सुलहनामा जो है तैयार किया गया जिसमें एक शर्त थी कि बेटा रहेगा पिता के पास में और बेटी रहेगी मेरे पास में। इन द मीनवाइल क्या हुआ कि जो वो वुमेन है उसने सेकंड मैरिज कर ली, और जो फादर थे उनको केवल एक ही चिंता थी बच्चे के भविष्य के बारे में, क्योंकि स्टेप फादर से एक पॉसिबिलिटी ये रहती है कि वो बच्चे के साथ कोई अश्लील हरकत या गलत हरकत जो है कर सकता है। साथियों, इस केस में उनका तर्क ये था हस्बैंड का कि जो वाइफ है उसने जो डिक्री ऑफ डिवोर्स का जो बेसिक प्रोटोकॉल था, जो बेसिक ऑनर था, उसको फॉलोअप नहीं करा। क्योंकि केस विड्रॉ करने थे ये भी शर्त तय हुई थी, पर उसने मनी के फॉर्म में मुझे जो है एक्सटॉर्ट किया। दूसरी बात ये थी कि जो स्टेप फादर है उसके साथ बच्ची जो है सुरक्षित नहीं है, क्योंकि कई बार ऐसी शिकायत उनकी जानकारी में आई है कि बच्ची के साथ जो है अभद्र व्यवहार हुआ है, उसकी मॉडेस्टी जो है उसको भंग करने का प्रयास किया गया है, और जो उसके टच थे ये नेचुरल टच नहीं थे, और जिस कारण से फादर ने केस भी जो है दर्ज कराया पॉक्सो का। और जिस कारण से जब बच्ची पिता के पास में आई तो उसने साथ जाने से मना कर दिया माँ के। माँ जो है हाई कोर्ट पहुँचती है और वो डालती है केस ऑफ रिट ऑफ हैबियस कॉर्पस, पर अल्टीमेटली ये डिस्पोज ऑफ होता है 1 जुलाई 2022 को। कोर्ट डायरेक्शन देता है पार्टीज़ को कि आप हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट के तहत जो है कार्रवाई पेश करो। उसमें ये भी डायरेक्शन दी कि ये मैटर जो है चलेगा डे बाय डे, और 14 डेज़ के अंदर अंदर जो है इस मैटर का डिस्पोजल करना है। साथियों, जो कंसेंट हाई कोर्ट था उसने ये क्लेरिफाई किया
कि जो फैमिली कोर्ट है ये लॉ के पॉइंट ऑफ व्यू से और जो बच्चे का वेलफेयर है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से, जो बच्चे का इंटरेस्ट है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से इस केस को डिसाइड करेगा। कोर्ट चाहे तो मेडिकल ओपिनियन इसके साथ साथ एक्सपर्ट ओपिनियन भी ले सकता है। बट सबसे इंपॉर्टेंट बात यह कि बच्चे का वेलफेयर क्या है, बच्चे की फ्री विल क्या है, इसको भी जो है डिटरमिन करना था ट्रायल कोर्ट को। साथियों, इन द मीनवाइल जो है बच्ची के स्टेटमेंट जो है रिकॉर्ड हुए और उसने कहा कि मुझे माँ के साथ जो है वो नहीं रहना है, मैं वहाँ पर असुरक्षित जो है महसूस करती हूँ। और उसके जो स्टेटमेंट रिकॉर्ड हुए उसमें से 4 लाइनें काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इन हर स्टेटमेंट शी डिस्क्लोज दैट शी वॉज नॉट हैप्पी विद द मदर, इफ शी स्टे विद हर शी विल हैव टू स्टे विद स्टेप फादर, and she specifically submitted that she would like to reside with the brother at the father's house। जो प्रिंसिपल जज थे फैमिली कोर्ट के, उन्होंने गार्जियनशिप एंड वॉट एक्ट की धारा 17 में ये देखा कि बच्चे का जो बेस्ट इंटरेस्ट है वो तभी सर्व होगा कि जब वो अपने भाई के साथ जो है रहेगी और उसका भाई ऑलरेडी उसके पिता के जो है निवास पे रह रहा था। तो कोर्ट ने सारे फैक्ट्स को, सर्कमस्टेंसेस को देखते हुए एक कंक्लूजन ये भी लिखा कि वो जो महिला है उसने ना केवल रीमैरिज करी अपितु उस कपल को जो है एक बच्चा भी जो है यहाँ पर हो गया है। तो कोर्ट ने कहा कि अगर बच्चा रहता है पिता के पास में और ऑलरेडी उसका ब्रदर जो है पिता के पास में है तो वहाँ पर उसके इंटरेस्ट जो है अधिक डोमिनेट होंगे रादर देन टू अलाउ हर टू स्टे विद द मदर। जब ये मामला हाईकोर्ट में गया तो कुछ तर्कों को रखा गया। तर्क नंबर 1 कि कंसर्न ट्रायल कोर्ट ने फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस को नहीं देखा। तर्क नंबर 2, वन टाइम स्टेटमेंट जो गर्ल के थे उसको कंसिडर करा जबकि वो सारे स्टेटमेंट जो है वो ट्यूटेड है। उनका ये भी कहना है कि जब डिवोर्स ही म्यूचुअल कंसेंट से हुआ है उसमें कंडीशंस तय हुई हैं और कंडीशन ये थी कि बच्ची रहेगी माँ के पास में, तो उस कंडीशन से पक्षकार बंधे हुए हैं। इसके अलावा क्लिनिकल साइकोलॉजिकल रिपोर्ट का जो एक्सपर्ट है वो एग्जामिन नहीं हुआ और कोर्ट ने सिर्फ रिपोर्ट पर रिलाई कर लिया जो गलत था, जिसका अपोज जो है पिता ने किया। उनका कहना है ये है कि जो ये लेडी है ये विकेट है, विकेट मीन्स कल्प्रेट है, मीन्स दुष्ट प्रकृति की है ना। उसे ना केवल डिग्री का अपमान किया अपितु जो कंडीशंस थी उसको भी फुलफिल नहीं करा। इसके अलावा बच्ची का जो भविष्य था उसको भी अंधकार में कर दिया और जो भी स्थितियाँ चेंज हुई जिस कारण ये केस लाना जो है आवश्यक हो चुका था। कोर्ट ने कहा कि बच्चा ट्यूटेड कैसे है, ऐसा कोई फैक्ट जो है रिकॉर्ड पे नहीं ला पाए। दूसरी बात है कि बच्चा डिस्कम्फर्ट कैसे होगा या बच्चे का वेलफेयर, उसका इंटरेस्ट बेटर में किस प्रकार सिक्योर कर पाएगी वो माँ, उसने कहीं भी जो है स्पेसिफिक नहीं करा। इसके अलावा जो सर्टिफिकेट दिया है डॉक्टर ने, उस डॉक्टर को नॉलेज नहीं हो या वो नॉलेज में इनएडिक्वेट हो या वो मैनिपुलेटिव हो, ऐसा कोई फैक्टर जो है रिकॉर्ड पे नहीं है। मियर स्टेटमेंट्स आर नॉट सफिशिएंट। अगर स्पेसिफिक आरोप हैं फ्रॉड के या ट्यूटेड करने के तो उनको स्पेसिफिकली प्रूव भी करना होगा। तो कोर्ट ने कहा ऐसे अनेकों ही जजमेंट है जहाँ पर संवैधानिक राइट्स या लीगल राइट्स जो है प्रिवेल करेंगे मोर डोमिनेटली रादर दैन द सोशल एंड द मॉरल नॉर्म्स। साथियों, सबसे इंपॉर्टेंट जजमेंट है विवेक सिंह बनाम रोमानी सिंह का, जिसका साइटेशन है 2017 वॉल्यूम 3 SCC पेज 231। इट इज़ ऑब्जर्व्ड बाय ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट दैट अ चाइल्ड फील्स बिकॉज ऑफ स्ट्रेन्ड रिलेशनशिप बिटवीन द पेरेंट्स। बट सबसे इंपॉर्टेंट बात यह कि सही कौन है गलत कौन है इसका फैसला करना बहुत ही मुश्किल है। बट पैरामाउंट कंसिडरेशन इज़ द वेलफेयर ऑफ चाइल्ड। इसके अलावा अनेकों जजमेंट आए जिसमें कोर्ट ने कहा कि बच्चे का कंफर्ट, उसका कमिटमेंट, उसका हेल्थ, उसका एजुकेशन, उसका इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, उसका सराउंडिंग क्या है, ये भी जो है देखना अति आवश्यक है। इसके अलावा कोर्ट ने मौसमी बनाम जयंत के एक महत्वपूर्ण मामले में, जिसका साइटेशन है 2008 वॉल्यूम 7 SCC पेज 673, ये जो जजमेंट है ये है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का, ये स्पेसिफिक किया द वेलफेयर एंड इंटरेस्ट ऑफ चाइल्ड आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया। तो कोर्ट ने कहा कि जो फैक्ट एंड सर्कमस्टेंसेस रिकॉर्ड पर हैं उसमें ये सेटिस्फेक्शन दिखता है कि गर्ल जो है ज़्यादा हैप्पियर है एट द हाउस ऑफ फादर। तो कोर्ट ने जो माँ की पिटिशन थी उसको रिजेक्ट कर दिया और जो विजिटिंग राइट से माँ को मिलते रहेंगे इस बारे में उल्लेख कर दिया। अब साथियों, बार बार अपन जब पढ़ते हैं कि बच्चे का वेलफेयर, बच्चे का इंटरेस्ट जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बट इस पर हम वर्क ही नहीं कर पाते हैं। केवल ये बुकिश नॉलेज लेकर हम अपना केस लड़ने जो है पहुंच जाते हैं, या ठीक बात नहीं है। देखो, वेलफेयर एक अलग चीज़ है, इंटरेस्ट जो है अलग चीज़ है। वेलफेयर से मतलब क्या है? मॉनेटरी बेनिफिट्स ऑफ द नियर फ्यूचर। देखो, बच्चे की जो है हायर एजुकेशन होनी है, बच्चे की जो है शादी होनी है, तो कौन उसको बेटर वे में जो है प्रोवाइड कर पाएगा, ये वेलफेयर का पार्ट है। और बच्चे का इंटरेस्ट क्या है कि बच्चा कंफर्टेबल कहाँ है, कि उसको अच्छी शिक्षा मिल रही हो, उसको अच्छी दीक्षा मिल रही है, उसको अच्छा सराउंडिंग मिल रहा हो, उसको अच्छा कंफर्ट मिल रहा हो, ये इंटरेस्ट है। तो दोनों ही फैक्टर्स को मिला के पेश करना है कोर्ट में आपको, कि हम इसको फाइनेंशियल सपोर्ट भी दे पाएंगे, इसके अलावा वी आर हैविंग अ वेरी गुड फैमिली, तो जिसका मॉरल, उसका जो कल्चर डेवलपमेंट है वो ज़्यादा अच्छा हो पाएगा एज़ कम्पेयर टू द मदर। और एक इंपॉर्टेंट बात जो है आपको मैं स्पेसिफिक करना चाहता हूँ ऐसे मैटर्स के अंदर, कि जब भी आप
पिटिशंस को ड्राफ्ट करें तो वो पॉइंट्स जो है हाईलाइट ज़रूर करें, जिसके आधार पर आप ये कह सकते हो कि जो मदर है या उसकी जो फैमिली है दे आर हाईली पॉल्यूटेड, दे आर हाईली कल्प्रिट्स, तभी आपको जो है फ़ायदा मिलेगा। और सब्सटेंस जितना हो उसको रखो, अगर सब्सटेंस नहीं है तो ऑक्यूलर एविडेंस को रखो। कम से कम ऐसा केस ना हो कि जहाँ पर प्लीडिंग्स जो है नेकेड है और हम कुछ भी स्पेसिफिक जो है वो नहीं कर पा रहे हैं। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो ध्यान में रखनी चाहिए। जैसे इस फादर ने जो है ध्यान में रखा, अल्टीमेटली ही गॉट सक्सीडेड। तो इसने ये शो कर दिया कि मेरी लड़की जो है असुरक्षित है, स्टेप फादर जो है उसको बेड टच करता है। इसके अलावा मदर ने जो है सेकंड मैरिज ना केवल करी अपितु उस मैरिज से उसको बच्चा भी हुआ है। तो ऐसे सिनेरियो में जब ऑलरेडी बच्चा उसके है दूसरे मैरिज से, तो वहाँ पर मेरा अपना खून, मेरा अपना वंश जो है मुझे लौटा देना चाहिए। और जब बच्चे खुद भी डिस्कम्फर्ट है तो वहाँ पर सेक्शन 17 गार्जियनशिप एंड वॉट एट में ये स्टेटमेंट, ये कंडक्ट जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो कुल मिला के ये पॉइंट्स जो है आपको दिमाग में रखते हुए चलने हैं और आगे प्रोसीड करना है। अब आते हैं इस कहानी के आखिरी पार्ट पे कि जब भी हम गार्जियनशिप एंड वॉट एट का केस जो है तैयार कर रहे हैं तो हमें किन किन बातों को ध्यान में रखना है। सबसे पहले बात, आप एक पूरी स्टोरी लिखिए जिसको कहते हैं फैक्ट्स। उसके बाद जो है ब्रीफ कीजिए। ब्रीफ में क्या होता है कि जो फैक्ट्स लिखे हैं उसके सपोर्ट में एविडेंसेस क्या क्या है। और उसके बाद वाइफ को जो है नोटिस देना है। उसका रिप्लाई आता है वेल एंड गुड, रिप्लाई नहीं आता है तो आपको आगे जो है प्रोसीड करना है। और रिप्लाई आने के बाद आप रिजॉइंडर भी दे सकते हैं, ये एक प्रोटोकॉल है। अदरवाइज जो उसके एलिगेशंस हैं दे शेल बी डीम्ड टू बी एडमिटेड, तो वहाँ पर आपको ऑर्डर 8 रूल 9 CPC का प्रोटोकॉल जो है अडॉप्ट करना पड़ेगा। क्लियर है बात ये। तो कुल मिला के चाइल्ड कस्टडी के मैटर्स में आपको एक ही बात दिमाग में रखनी है, वेलफेयर एंड इंटरेस्ट। वेलफेयर मीन्स भविष्य में क्या कर सकते हैं, इंटरेस्ट मीन्स एग्जिस्टिंगली हम क्या कर रहे हैं और हम क्या कर चुके हैं टू प्रोटेक्ट द बेटर इंटरेस्ट ऑफ द कंसर्न चाइल्ड। तो साथियों जल्दी मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन जय हिंद, जय भारत।